Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. And guys, आज के अपने सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 15। यहाँ पर हम आपके 26 से लेके 60 तक के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर 1 के लिए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। साथ ही साथ हम आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रहती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। Okay guys, so without wasting much more time, let's move towards our topic. So let's get started. स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन एंड देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इफ y x रिप्रेजेंट अ नंबर y, अगर ये जो है ये नंबर y को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कि आपका x जो है वो बेस है, तो इनमें से कौन सा नंबर जो होगा सबसे छोटा होगा? क्या ये, क्या ये, क्या ये, क्या ये? ठीक है, अब सबसे छोटा नंबर आपको देखना है। तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि इसकी होल ट्वाइस 2 है तो ऑब्वियसली सबसे कम नंबर 8, 10, 16 में जब आपका बेस सेम है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप सिर्फ इसके होल ट्वाइस को देखेंगे तो यहाँ पर ट्वाइस है, यहाँ 8 है, तो सबसे छोटा नंबर जो है वो 2 वाला है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज। जब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में तो किसका इस्तेमाल इनमें से किया जाता है? क्या ओरेकल का इस्तेमाल होता है, कंपाइलर का होता है, मैटलैब का होता है या फिर असेंबलर का होता है? तो आप सभी जानते हो जब हाई लेवल को आप मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर कंपाइलर का जो है वह यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HTML इज़ यूज टू क्रिएट। अब HTML का इस्तेमाल क्या क्रिएट करने के लिए किया जाता है? तो HTML की फुल फॉर्म पूछी जाती है, फिर से बता रही हूँ, ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं 2 टाइम्स। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपके HTML से तो आप क्वेश्चन पूछा जाता है 99%। तो यहाँ आपसे पूछा है कि जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है वो क्या क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है? आपका मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, हाई लेवल प्रोग्राम, वेब पेज या फिर वेब सर्वर। तो ये जो हमारा HTML है ये आपके वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द टर्म DNS स्टैंड्स फॉर। जो टर्म है आपकी DNS, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये हम लोग ऑलरेडी शायद डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो ये क्या है आपका डोमेन नेम सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस question. Next, move towards our next question, and this question says that IPv4 and IPv6 are addresses used to identify computers on the internet. यहाँ आपसे बोला है कि IPv4 और IPv6 ये एड्रेस है जिनका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरनेट पर। तो अब आपको इनसे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। यहाँ देखेंगे 4 स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि जो नंबर ऑफ बिट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है IPv4 एड्रेस के लिए वो मोर देन नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पर रिक्वायर रहते हैं IPv6 एड्रेस के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो
B4 के लिए जो नंबर ऑफ बिट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं आपके IPv6 के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट जो नंबर ऑफ बिट्स जिनकी ज़रूरत पड़ती है IPv4 एड्रेस के लिए वो आपके सेम होते हैं IPv6 एड्रेस के नंबर के, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ अगर 4 था तो यहाँ 2 होगा, इस तरह से रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर IPv4। अगर नंबर ऑफ बिट्स जिनकी ज़रूरत पड़ रही है IPv4 के लिए वो कम होंगे आपके IPv6 से, या फिर जो नंबर ऑफ बिट्स हैं IPv4 के वो आपका 64 होगा। तो अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी है, और जो करेक्ट स्टेटमेंट है वह क्या होती है कि जो IPv4 एड्रेस होता है इसके लिए हम जितने भी नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट हमें होती है या हम उनको यूज़ करते हैं वो आपके IPv6 एड्रेस में जितने नंबर ऑफ बिट्स हमें ज़रूरत होती है उनसे कम होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि IPv4 जो है वो आपका कम होता है IPv6 से। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में इनमें से कौन सा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जो है अफेक्ट करता है, ठीक है। तो आप सभी को पता है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो आपका एयर पॉल्यूटेंट के थ्रू ही डैमेज होगा, ठीक है। एयर पॉल्यूटेंट जो होगा, क्योंकि हम जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो कैसे पड़ रहा है कि आप रेस्पिरेशन के थ्रू उस पॉल्यूटेंट को इनहेल कर रहे हैं जो कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाकर वहाँ पर क्या कर रहा है, प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है, जैसे कि आपको अस्थमा हो रहा है, आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें देखना है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये भी आपका एयर में ही जाता है। आपको पता है कि जो हमारा फॉसिल फ्यूल का कंबशन होता है वहाँ से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और ये आपका एयर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड है और फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड और एरोजल्स। तो ये पॉल्यूटेंट्स हैं आपके, लेकिन इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। Option number C is the correct answer for this question. Next, which of the following pollutant is not emitted from the transport sector? अब पूछा है कि इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर से नहीं निकलता है। क्या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स नहीं निकलते, NO2 NO3 आपके ट्रांसपोर्ट सेक्टर से नहीं निकलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलता है, फिर पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स नहीं निकलते हैं। नहीं निकलने वाला आपको बताना है। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की हम बात करें तो बेसिकली आपका क्या होगा वो व्हीकल्स होंगे। तो व्हीकल्स से आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, क्योंकि कुछ हमारी व्हीकल्स जो होती हैं वो किससे चलती हैं, आपकी कोल से भी चलती थी। तो कोल एक तरह का क्या है, फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसलिए भी निकलेगा क्योंकि पेट्रोलियम से हमारी रन होती हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल है। आपकी CNG से रन होती हैं, तो CNG भी फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस। तो इसलिए वहाँ उनके कंबशन से आपका क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। दूसरा आपका पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो ये भी आपके निकलते हैं व्हीकल्स से। लेकिन ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये आपके व्हीकल्स से ना निकल के कहाँ से निकलते हैं, आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है वहाँ पर ये CFC वहाँ से एमिट होते हैं, आपके घर में जो AC होता है वहाँ से रिलीज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which of the following sources of energy has the maximum potential in India? अब इनमें से सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जो है इंडिया में किस सोर्स का है, ठीक है। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी कल हमने डिस्कस भी किया था, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी या फिर टाइडल एनर्जी। तो नन अदर देन आपका सोलर एनर्जी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है ही नहीं इंडिया में किसी और का, क्योंकि सन जो है वो यहाँ पर हमारा अल्टीमेट सोर्स है, इसीलिए सन से ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन सॉइल। अब यहाँ पर आपको एक कुछ सोर्सेज दिए हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा सॉइल में पोल्यूशन को क्रिएट नहीं करेगा। अब बात आती है ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, एग्रीकल्चर सेक्टर की, थर्मल पावर प्लांट्स की और हाइड्रो पावर प्लांट्स की। तो इनमें से कौन ऐसा है जो कि आपके सॉइल में पोल्यूशन को क्रिएट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन सॉइल। हाँ ठीक है, सॉइल में पोल्यूशन का सोर्स नहीं है। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आपके जितनी भी आपकी जैसे अभी हमने बोला कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, ठीक है, व्हीकल से, तो जब ये आपके एटमॉस्फेयर में जाके मिलेगा, एटमॉस्फेयर में जब आपके थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली गैसेस मिलेंगी, हाइड्रो पावर प्लांट से निकलने वाली गैसेस जब हमारे एटमॉस्फेयर में जाके मिलेंगी, तो वहाँ पर क्या होंगे, आपके सल्फर डाइऑक्साइड, HNO3 ये सब मिलेंगी और आपकी एसिड रेन होगी। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड और आपकी HNO3 मिलेगी तो फिर क्या होगा, आपका जो एसिड रेन होगा, वो एसिड रेन जो है वो आपकी जब आपकी कह सकते हैं सरफेस पे आके गिरेगी, तो इसका कुछ पार्ट जो होगा ये सॉइल एब्जॉर्व कर लेगी, और जब ये सॉइल उस रेन को एब्जॉर्व करेगी, उस वाटर को एब्जॉर्व करेगी, तो उसमें जो भी हार्मफुल केमिकल्स पाए जा रहे होंगे वो इस सॉइल में मिल जाएंगे और इस तरह से सॉइल पोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये तो करता है। नेक्स्ट, थर्मल पावर प्लांट से भी गैसेस निकलती हैं, वो भी, और हाइड्रो पावर प्लांट से भी। लेकिन ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है यही हमारा सॉइल में पोल्यूशन को क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि ये जो है ये हमारे क्या करते हैं, इनमें हम जो भी फर्टिलाइज़र्स वगैरह का यूज़ करते हैं वो आपके वाटर के साथ रन होके ओशियंस वगैरह में पहुंच जाते हैं और वाटर को पोल्यूट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल हैजार्ड। अब इनमें अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लैश फ्लड और न्यूक्लियर एक्सीडेंट, इनमें से कौन सा आपका नेचुरल हैजार्ड नहीं है, यानी कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए, अर्थक्वेक यानी कि जो भूकंप है, जब भूकंप क्या कैसे आता है, जब आपकी जो अर्थ की प्लेट्स होती हैं उनके खिसकने से आता है। ठीक है, तो वो तो आपका अर्थ की प्लेट्स आप खुद से तो नहीं खिसका सकते हैं, तो एक तरह से ये क्या है, नेचुरल कॉज ही है। ठीक है, आपका नेचुरल हैजार्ड है। सुनामी भी जो है वो आपका नेचुरल हैजार्ड है, और फ्लैश फ्लड भी आपका नेचुरल हैजार्ड है। लेकिन ये जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट है ये हम कराते हैं, क्योंकि हमने आपको कल भी बताया था कि हम यूरेनियम मॉलिक्यूल को बम्बार्ड कराते हैं। यहाँ पर हम न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन से हमारा क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस जब होती है तो हम न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट होते हैं, ये जो बॉम्ब वगैरह विस्फोट होता है, तो ये किस वजह से होता है, ये हम ही करते हैं, नेचुरली नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स रिप्रेजेंट्स। अब जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया ऑफ प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर टू मीट द रिसोर्स रिक्वायरमेंट। रिसोर्स की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए जो एरिया होता है प्रोडक्टिव लैंड का, वाटर का, या फिर एनर्जी कंजप्शन, या फिर CO2 एमिशन, जो कि हर पर पर्सन के द्वारा CO2 का एमिशन हो रहा है, वो है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, या फिर फॉरेस्ट कवर जो है वो आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के अंतर्गत आता है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है वो एरिया है प्रोडक्टिव लैंड का और वाटर का, जो कि आपके रिसोर्स रिक्वायरमेंट से मीट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट the aim of value education to inculcate in a student is। यहाँ पर आप देखिए काफ़ी बार पूछा है, वैल्यू एजुकेशन से क्वेश्चन आता ही है आपका जब हम बात करते हैं टीचिंग की। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे बोला है कि जो आप नैतिक शिक्षा देते हो बच्चे को, उसका उद्देश्य क्या होता है, बच्चे में क्या विकसित करना, क्या नैतिक जो वैल्यूज़ हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उसको विकसित करना होता है, या फिर सामाजिक वैल्यूज यानी कि सोशल वैल्यूज़ को विकसित करना, या फिर उसमें राजनीति या फिर उस आर्थिक वैल्यूज़ को वहाँ पर विकसित करना इसका उद्देश्य होता है। तो वैल्यू एजुकेशन देने का जो मेन मोटिव होता है आपका, वो होता है कि बच्चे में क्या आए, मॉरल वैल्यूज़ आए। मॉरल वैल्यूज़ लाइक कि उसे पता हो कि हमें अपने एल्डर्स की क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, छोटों से हमें
पोलाइटली, हमें प्यार से बोलना है, हमें अपनी जो हमारा कम्युनिकेशन है, हमारी टॉकिंग है, उसमें पोलाइटनेस का यूज़ करना है, पोलाइटली हमें सबसे बोलना है, ठीक है। किसी को भी हमें हार्श वर्ड्स नहीं बोलने हैं, ठीक है। और चाहे कोई हमारा एनिमी ही क्यों ना हो, उससे भी हमें अच्छे से बात करना है, ठीक है। तो इस तरह की बातें जो हैं ये बच्चे को सिखाई जाती हैं, क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति ही आप कहते नहीं है कि अगर वैल्यूज़ अच्छी होंगी तो फिर वो आगे ऊंचाई की तरफ ही अग्रसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इंडिकेट द नंबर ऑफ रीजनल ऑफिसर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया। जो यूजीसी है आपकी इंडिया की, वहाँ पर आपको रीजनल ऑफिस के नंबर बताने हैं कि कितने रीजनल ऑफिस हैं आपके इसके अंतर्गत, 10, 7, 8, 9। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 7। तो यानी कि यूजीसी के अंदर आपके 7 रीजनल ऑफिस जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है, यूजीसी के। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट 1 रुपी करेंसी नोट इन इंडिया बियर्स द सिग्नेचर ऑफ। जो 1 रुपये का नोट होता है इंडिया में, उस पर किसके सिग्नेचर होते हैं? आप सभी को पता होगा, अगर आपने 1 रुपये का नोट देखा होगा तो वहाँ पर आपके जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है इंडिया की गवर्नमेंट के, उसका सिग्नेचर पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मैच करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कमीशन कमेटी दी है और यहाँ पर आपको ईयर दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन कब सेटअप हुआ था? पॉल एच अप्लाई वाई कमेटी कब हुई थी? के सनाथनम कमेटी कब हुई थी? और सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कब आपका डेवलप हुआ था, ठीक है। तो इनको हमें मैच करना है, यहाँ पर आपको ईयर्स प्रोवाइडेड है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, कि जो आपका फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था, ये आपका 1966 में जो है वह सेटअप हुआ था। नेक्स्ट जो पॉल एच अप्लाई वाई कमेटी है, इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका 1953 में हुआ था, ए बी। के सनाथन कमेटी 1962 में हुई थी, और सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो रहेगा ये बचा आपका 2005 में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या रहने वाला है हमारा सीक्वेंस, 3rd, 4th, 2nd एंड 1st। अब ये किस ऑप्शन में है? 3rd, 4th, 2nd एंड 1st। 3rd, 4th, 2nd एंड 1st, एंड इट इज हेयर इन ऑप्शन नंबर बी। So option number B is the correct answer for this question. Next question, question number 41. Constitutionally, the registration and recognition of political parties is a function performed by। अगर हम संवैधानिक तरह से बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन होता है या फिर रिकॉग्नाइजेशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उसका फंक्शन जो है वो क्या उसका जो फंक्शन है वो किसके द्वारा परफॉर्म होता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिव स्टेट से, या फिर लॉ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, या फिर इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया की, वही आपके पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्नाइजेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 42 इज द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा आर। जो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं वो क्या हैं? आपके सरपंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं और इलेक्टेड पंच होते हैं। सरपंच, उप सरपंच या फिर विलेज लेवल वर्कर होते हैं। सरपंच ग्राम सेवक या फिर इलेक्टेड पंच होते हैं। जो आपके पंच आप लोगों ने सुना होगा ना, पंच होते थे पहले गाँव में, सभा होती थी, उनमें 5 पंच हुआ करते थे। वो कोई भी अगर क्वारल वगैरह होता था तो वहाँ पर वो डिसीजन लेते थे, कह सकते थे कि वहाँ पर वो न्याय करते थे, ठीक है। मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा पहले की जो मूवीज़ होती हैं। या फिर सरपंच, ग्राम सेवक और इलेक्टेड पंच, या फिर रजिस्टर्ड वोटर्स विलेज पंचायत के। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है आपके जो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं वो क्या है? आपके रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं विलेज पंचायत के, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द ट्रू इवोल्यूशन ऑफ द स्टूडेंट इज पॉसिबल। अब इनमें से किस मेथड के थ्रू
आप बच्चे का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। इवोल्यूशन एट द एंड ऑफ द कोर्स, अगर आप कोर्स ख़त्म होने के बाद उसका मूल्यांकन करते हैं, या फिर आप इवोल्यूशन को साल में 2 बार करते हैं, या फिर आप निरंतर सतत जो है वो मूल्यांकन करते रहते हैं, या फिर आप फॉर्मेटिव इवोल्यूशन करते हैं, यानी कि आप हर यूनिट के बाद जो है वो वहाँ पर एग्ज़ाम लेते हैं। तो 43 जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, देखिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि आप कंटिन्यूअस इवोल्यूशन करें, निरंतर जो है मूल्यांकन करते रहें, नॉट ओनली इन द एजुकेशनल फील्ड बट ऑल्सो इन द करिकुलम ऑल्सो। ठीक है, जो करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर भी आप बच्चे को इवोल्यूट करते रहें कि उसका कौन सा जो उसमें ऐसा कौन सा टैलेंट है जो जिसको विकसित करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर बच्चा आपका सिर्फ एजुकेशनल फील्ड में अच्छा करे। आप सिंगिंग है, डांसिंग है, और अब तो बहुत सारे हमारे फैशन डिज़ाइनिंग है, तो इसलिए बच्चे करिकुलम एक्टिविटीज़ को भी कराना है ताकि उनके टैलेंट्स को हम जान सकें। तो इसीलिए बच्चे का निरंतर कंटिन्यूअस इवोल्यूशन होता रहना चाहिए। आप क्लास में ही कुछ उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, टॉपिक बोल सकते हैं, आप रेंडमली बोलें, तो कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो सकता है। तो ये सब आपके कंटिन्यूस इवोल्यूशन में आता है, और इससे जो है इवोल्यूशन, यही इवोल्यूशन का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। नेक्स्ट, सपोज़ करिए कोई स्टूडेंट है जो कि अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहता है अपने टीचर के साथ, और वो विज़िट करता है टीचर के हाउस पे उस पर्पस के लिए। तो टीचर को क्या करना चाहिए? अगर कोई बच्चा आप टीचर के पास पहुंचता है अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए या शेयर करने के लिए, तो क्या टीचर को उसके पेरेंट्स को कांटेक्ट करना चाहिए और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, या फिर उसको सजेस्ट करना चाहिए कि वो कभी भी उनके घर पे आके ना मिले, या उसको सजेस्ट करना चाहिए कि वो प्रिंसिपल से मिले और प्रॉब्लम को सॉल्व करे, या फिर उसको वो रीज़नेबल हेल्प जो है उसको दे और उसकी मोरल को इंक्रीज़ करे, बूस्ट अप करे उसके मोरल को। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है इस क्वेश्चन के लिए, इट इज़ क्वेश्चन करेक्ट आंसर है कि आप रीज़नेबल हेल्प, जो भी आप जितनी भी हेल्प आप कर सकते हैं उतनी हेल्प करें आप, जो कि रीज़नेबल हो, मतलब सही हो, उतनी आप मदद करें और उसके मोरल को इंक्रीज़ करें कि वो खुद से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45 कि जब कुछ स्टूडेंट्स आपके डेलिबरेटली अटेम्प्टिंग टू डिस्टर्ब द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास बाय मेकिंग मिस्टीफ, जब कुछ बच्चे क्लास में शैतानी वगैरह करके क्लास के डिसिप्लिन को कंटिन्यू बिगाड़ते जा रहे हैं, तो अब आपका, अगर आप टीचर हैं तो आपका क्या रोल रहेगा? आप ऐसे स्टूडेंट को बाहर कर देंगे, एक्सपेल कर देंगे, या फिर ऐसे स्टूडेंट को आइसोलेट कर देंगे, मतलब कहीं एक जगह कर देंगे, या फिर रिफॉर्म द ग्रुप विद योर अथॉरिटी, या फिर इस ग्रुप को आप अपने अथॉरिटी के साथ रिफॉर्म करेंगे, या फिर उनको अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप उनके बिहेवियर को इंट्रोस्पेक्ट कर सकें, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, या फिर उनको आप इम्प्रूव करेंगे। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, कि आप उनको एक बार चांस देंगे कि वो शायद सुधरें, ठीक है, और फिर उनके बिहेवियर को आप इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप जानेंगे कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है कहाँ, आपकी टीचिंग में प्रॉब्लम है जिस वजह से बच्चा क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, या फिर क्या ही रीज़न है। जब आपको रीज़न पता होगा आप वहाँ वर्क करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अ प्रोजेक्टेड एड। अब इनमें से कौन सा प्रोजेक्टेड एड में आता है? आपका ब्लैक बोर्ड आता है, डायोरामा आता है, एपीडायस्कोप आता है, या फिर ग्लोब आता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एपीडायस्कोप। जो एपीडायस्कोप है यही आपके प्रोजेक्टेड एड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अ टीचर इज सेड टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चन। एक टीचर को कहा जाता है कि वो क्वेश्चन पूछने में फ्लुएंट है इफ़ ही कैन आस्क, अगर वो पूछे मीनिंगफुल क्वेश्चंस या फिर एज मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उतने, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे एक फिक्स टाइम में, या फिर मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछे फिक्स टाइम में। तो जो करेक्ट ऑप्शन है कि वो मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछे, नंबर से कोई मतलब नहीं है कि आप 3 क्वेश्चन पूछें, आप 4 क्वेश्चन पूछें, भले से आप 1 क्वेश्चन पूछें पर वो क्वेश्चन मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर। अब फिर से देखिए क्वालिटीज से क्वेश्चन ज़रूर आता है टीचर की, और यहाँ पूछा है कि इनमें से कौन सी
इसेंशियल क्वालिटी है टीचर के लिए कि ही शुड अ लर्न पर्सन, वो एक लर्न पर्सन होना चाहिए, या फिर वो वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, अच्छे कपड़े पहना होना चाहिए, या फिर उसके पास सब्र होना चाहिए, या फिर वो एक्सपर्ट होना चाहिए उसके सब्जेक्ट में। तो किस क्वालिटी को आप सबसे ज़्यादा इसेंशियल मानते हैं, ज़रूरी है जब आप पढ़ा रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर माना गया है कि उसमें पेशेंस हो। देखिए, अब जब वो टीचर है तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसको अपने सब्जेक्ट का तो ज्ञान होगा ही होगा, ठीक है। कपड़ों से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें पेशेंस भी होना चाहिए, उसमें थोड़ा सब्र भी होना चाहिए कि अगर बच्चा कुछ पूछ रहा है या फिर थोड़ा लेट कर रहा है उसको समझने में, तो वो उसको बार बार समझा सके, ठीक है। पता चले उसमें पेशेंस ही नहीं है तो वो एक बार समझाए और उसके बाद में अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है, फिर वो वहाँ पर भड़कना शुरू कर दे कि क्या है, मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है एंड ऑल। तो इसलिए टीचर में क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, ताकि जल्दी वो गुस्सा ना कर सके। रिजल्ट मिलने में अगर टाइम लगता है तो वो सब्र कर सके। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। इज अ हाइपोथेसिस क्या होता है, ऑलरेडी डिस्कस किया है हम लोगों ने कि जो हाइपोथेसिस होता है आपका, दैट इज सपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 इज सपोज यू वांट टू इन्वेस्टिगेट द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया। आप इंडिया में एक नेशनलाइज्ड बैंक को बैंक की वर्किंग एफिशिएंसी को इन्वेस्टिगेट करने गए हैं, तो इनमें से आप क्या फॉलो करेंगे? एरिया सैम्पलिंग कहेंगे उसे, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहेंगे, सिक्वेंशियल सैम्पलिंग कहेंगे, या फिर कोटा सैम्पलिंग कहेंगे? तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। नेक्स्ट, कंट्रोल ग्रुप कंडीशंस इज अप्लाइड इन। जो कंट्रोल ग्रुप कंडीशन होंगी वो कहाँ अप्लाई होंगी? आपकी सर्वे रिसर्च में, हिस्टोरिकल रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, या फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में? सो द करेक्ट आंसर for this question is option number C, experimental research. नेक्स्ट, वर्कशॉप्स आर मेंट फॉर। वर्कशॉप्स किस लिए दी जाती हैं? लेक्चर्स देने को, मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स देने को, शोकेस न्यू थ्योरीज, या फिर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसर्च टूल। अब इनमें से रिसर्च टूल कौन सा है? ग्राफ, इलस्ट्रेशन, क्वेश्चनियर, या फिर डायग्राम? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चनियर। क्वेश्चन नंबर 54 इज रिसर्च इज नॉट कंसिडर्ड एथिकल इफ इट। रिसर्च को एथिकल नहीं कहा जाएगा अगर इट ट्राइज टू प्रूव अ पर्टिकुलर पॉइंट, अगर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, या फिर डज नॉट इंश्योर प्राइवेसी, अगर उसमें वहाँ कोई प्राइवेसी नहीं है, एनोनिमिटी नहीं है रिस्पोंडेंट की, या फिर डज नॉट इन्वेस्टिगेट द डेटा साइंटिफिकली तरह से डेटा को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, या फिर हाई स्टैंडर्ड का नहीं है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, अगर वो प्राइवेसी को इंश्योर नहीं कर रहा है और एनोनिमिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट को। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 54 आपके पैसेज के क्वेश्चंस हैं, और तो पहले हम यहाँ पर आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसके बाद हम आपके आंसर्स पैसेज को रीड करके मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 इज द प्रॉब्लम रेज्ड इन द पैसेज रिफ्लेक्ट्स ओवरऑल ऑन। जो प्रॉब्लम पैसेज में आ रही है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रही है पूरी तरह से? जो डी फैक्टो वैल्यूज़ हैं पैसेज में, उसका मतलब क्या है? पैसेज के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट रियलिटी कॉन्स्टिट्यूट है, जो फर्स्ट रियलिटी है वो क्या है? एनकाउंटर जो हो रहा है दो कल्चर्स का, साइंटिफिक और ह्यूमन का, वो क्या इम्प्लाई करता है? जो कंटेंट है पैसेज का वो कैसा है? नेक्स्ट, जो पैसेज है वो इंडिकेट कर रहा है कि साइंस को क्या प्रूव किया गया, क्या माना गया है, ठीक है। आप जल्दी से पैसेज रीड करेंगे और आंसर मार्क करेंगे। The catalytic fact of the 20th century's uncontrollable development, consumerist society, political materialism, and spiritual devolution. This inordinate development has led to the transcendental second reality of sacred perception that biologically transcends is a part of human life. As the century closes, it dawns with imperative vigor that the first reality of enlightened rationalism and the second reality of the beyond have to be harmonized in a worthy state of man. The de facto values describe what we are. They portray that is of our ethic. They are est values. Latin est means is. The ideal values
tell us what we ought to be. They are S2 values, Latin S2 ought to be. Both have to be in the ebb and flow of consciousness. The ever new science and technology and the ever perennial faith are two modes of one certainty, that is the wholeness of man, his courage to be his share in being. The materialistic foundation of science have crumbled down. Science itself has proved that matter is energy. Processes are as valid as facts and affirmed the non-materiality of the universe. The encounter of the two cultures, the scientific and the humane, will restore the normal vision and will be the bedrock of a science of understandings in the new century. It will give new meaning to the ancient perception that quantity, measure, and quality, value coexist at the root of nature. Human endeavors cannot afford to be humanistically irresponsible. So the correct answer for this question कि जो प्रॉब्लम रेज हुई है पैसेज में वो क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, वो रिफ्लेक्ट कर रही है आपके इनऑर्डिनेट डेवलपमेंट को. नेक्स्ट इज जो डी फैक्टो वैल्यूज हैं पैसेज में वो हैं आपकी व्हाट इज. नेक्स्ट पैसेज के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट रियलिटी है दैट इज एनलाइटेड रेशनलिस्ट. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको देखिए बिल्कुल एज इट इज रखे हुए मिले थे. एनकाउंटर जो हो रहा है दो कल्चर्स का, साइंटिफिक और ह्यूमन का, उसमें क्या आ रहा है आपका, उसमें आ रहा है आपका नॉर्मल विजन का रिस्टोरेशन. नेक्स्ट जो कंटेंट है पैसेज का वो कैसा है, तो कंटेंट की अगर हम बात करें तो वो है आपका ऑप्शनल. एंड द लास्ट क्वेश्चन जो है कि जो पैसेज है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि साइंस को क्या माना गया है, तो वहाँ माना गया है कि मैटर जो है वो एनर्जी है. एंड आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, साथ साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स. हैव अ नाइस डे.